गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 9, वो चालू कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था लेंस सूत्र और लेंस में आवर्धन, लेंस क्षमता, ये हमने देखी थी और इससे संबंधित हमने एक प्रश्न भी कर लिया। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न, छोटा सा एक प्रश्न हल करके उस टॉपिक को समाप्त करके हम मानव जो नेत्र है उसके बारे में देखते हैं और फिर हम प्रिज्म में देखेंगे प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है। तो इम्पोर्टेंट है मानव नेत्र, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको देखेंगे, उससे पहले हम ये एक आंकी प्रश्न है वो हल कर लेते हैं पिछले टॉपिक से। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 20 सेमी फोकस 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखी हुई है, कितनी दूरी पर रखी हुई है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लेंस सूत्र, क्या है हमारा लेंस सूत्र, a/v बराबर क्या है, a/v माइनस a/v। अब इनमें हम मान रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला मान रखेंगे हम f का, क्या f, तो f बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20। तो हमारे पास लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो 20 के प्लस, मतलब प्लस 20 सेमी, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, 20 सेमी लिख दिया। फिर दिया हुआ है हमारे पास प्रतिबिंब दूरी दी है, क्या दी हुई है, प्रतिबिंब दूरी। तो किसका मान दिया हुआ है, v का मान कितना है, 40 सेमी। उत्तल लेंस में v भी क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए ये भी 40 सेमी हो गया। और u, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है लेंस के सामने, उसका मान ज्ञात करना है हमें, u का, u हमें याद करना है। तो अब हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1/v माइनस 1/v, इधर आते ये माइनस का हो गया, बराबर माइनस 1/v, ये बचा, माइनस 1/v यू बच गया हमारे पास। अब देखने इसमें मान रख रहे हैं, a/v कितने हैं, f का मान 20 माइनस a/v कितना है 40, नीचे कितना आया, लेस है 40, बराबर यहाँ पर माइनस 1/v u। अब इसका मान हम देखें तो कितना आया, देखो इसको, इसमें 2 बार 2 माइनस 1 बराबर 1/v, क्या है ये माइनस का है u। फिर हम इसको देख रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/v 40 माइनस 1/v u। तो यहाँ पर u बराबर हमारे पास जो मान है वो
u बराबर आ जाएगा कितना -40 सेमी। ये वस्तु है वो लेंस से 40 सेमी दूरी पर रखी हुई है। ये हमारा आ गया आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक आगे प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में हम मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र की जो संरचना है वो पढ़ेंगे, इसी अध्याय में दी हुई है आपके। तो उसके बारे में सामान्य जानकारी हम अध्ययन करते हुए आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव नेत्र, यानी नेत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेत्र। देखो इसको उतार ली जल्दी से। तो देखेंगे अब हम नेत्र देखते हैं नेत्र। इसमें नेत्र में मैं मुख्य चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में, परीक्षा में आने वाली चीजें हैं। वो ज़्यादा जो थोड़ी दे रखी है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, वो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य महत्वपूर्ण चीजें हैं नेत्र से संबंधित वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको नेत्र या आंख। नेत्र या जिसको हम क्या बोलते हैं? आंख। अब देखो नेत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश के प्रति संवेदी अंग होते हैं जिनमें किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेत्र के प्रकार। तो जो नेत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। नंबर एक होता है सरल नेत्र और दूसरा होता है क्या? संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र। मानव की जो नेत्र हैं वो कौन से हैं? सरल नेत्र हैं। और इस प्रकार के जो संयुक्त नेत्र हैं वो किस में पाए जाते हैं? कीट आदि में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो नेत्र हैं उनमें क्या है कि कई सरल आंखें मिलकर के इसमें जटिल आंखों का निर्माण करती है। कई सरल आंखें मिलकर के इसमें कई सरल नेत्रांश, इसको बोलते हैं हम नेत्रांशक, मतलब नेत्र के अंश। कई सरल नेत्र जो अंश हैं वो मिलकर के एक संयुक्त नेत्र का निर्माण करते हैं। और इसमें प्रत्येक जो नेत्रांशक है उसमें वस्तु का अलग अलग क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मतलब संयुक्त आंख की एक इकाई होती है, उसको बोलते हैं ओमंटिडिया। संयुक्त जो आंख है उसकी एक इकाई है उसको बोलते हैं ओमंटिडिया। क्या बोलते हैं उसको? ओमंटिडिया। संयुक्त आंख जो आंख है उसकी एक इकाई को क्या नाम दिया गया है? ओमंटिडिया कहते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में संयुक्त आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? चमकीला। प्रकाश की उपस्थिति में जो संयुक्त आंखें हैं उसमें जो प्रतिबिंब है, वो कैसा बनता है? चमकीला बनता है। कैसा बनता है? चमकीला प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिबिंब कैसा बताया गया है? चमकीला प्रतिबिंब बनता है। और इसलिए इन्हें अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ज्यादा प्रकाश रहता है तो इन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्हें अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है कीट या जो मक्खियां हैं उनमें। कीट और मक्खियां। कीट और जो मक्खियां हैं, मक्खी जो है हमारी और कीट जो है उनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। फिर हम सरल नेत्र जो है वो बाद में पढ़ेंगे। आप पहले संयुक्त नेत्र डालें। पहले नेत्र और नेत्र या आंख ये डालें, दो प्रकार की होती हैं। और फिर डालें संयुक्त नेत्र और इसमें लिखें कई सरल आंखें मिलकर एक जटिल आंख का निर्माण करती हैं। कई सरल आंखें मिलकर
एक जटिल आंख का निर्माण करती हैं। कई सरल आंखें मिलकर एक जटिल आंख का निर्माण करती हैं। एक जटिल आंख का निर्माण करती हैं, जिसे संयुक्त नेत्र कहा जाता है। जिसे संयुक्त नेत्र कहा जाता है। जिसे संयुक्त नेत्र कहा जाता है। फिर इसकी एक इकाई को ओमनटीडिया कहा जाता है। इसकी एक इकाई को ओमनटीडिया कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे ओमनटीडिया कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में संयुक्त आंखों में प्रकाश की उपस्थिति में संयुक्त आंखों में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में संयुक्त आंखों में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इन्हें अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन्हें अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब उदाहरण लिख लेंगे कीट और मक्खियां। कीट और मक्खियां। कीट और मक्खियां। अब डालेंगे सरल आंख या सरल नेत्र। सरल आंख या सरल नेत्र हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें पहली लाइन में लिखेंगे कि मानव में जो सरल आंखें पाई जाती है। इसमें लिख लेंगे क्या? मानव में सरल आंखें पाई जाती है। मानव में सरल आंखें पाई जाती हैं। मानव में सरल आंखें पाई जाती हैं। मानव की जो आंखें हैं वो कौन सी होती हैं? सरल आंखें। फिर आगे लिखेंगे सरल आंखें जिस गोलक में स्थित होती हैं। सरल आंखें जिस गोलक में स्थित होती हैं। जिस गोलक में स्थित होती हैं उसे नेत्र गोलक कहते हैं। मतलब सरल आंखें जिस गोलक में पाई जाती हैं उस गोलक को क्या नाम दिया गया है? उसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। सामान्य नेत्र गोलक जो होता है मानव का, उसका व्यास होता है सामान्य नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेमी होता है। 2.3 सेमी होता है। जो हमारा सामान्य नेत्र गोलक होता है उसका व्यास होता है कितना? 2.3 सेमी उसका व्यास होता है। फिर अब देखेंगे आंखों पर दो पलकें पाई जाती हैं। आंखों पर दो पलकें पाई जाती हैं। आगे लिखेंगे आंखों पर दो पलकें पाई जाती हैं। जिसमें ऊपरी पलक गतिशील होती है। ऊपरी पलक गतिशील होती है तथा निचली पलक स्थिर होती है। यानी ऊपरी पलक है वो तो गतिशील होती है और जो नीचे वाली पलक है वो क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर होती है।
फिर अगर एक लाइन में लिख लेंगे हम कि जो सर्प हैं उनमें पलकें नहीं पाई जाती हैं, तो लिख सकते हो सांपों में पलकें नहीं पाई जाती, सांपों में पलकें नहीं पाई जाती। ये अलग से इसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि हम मानव के पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लिख भी ये नहीं कि जो पलकें हैं वो किसमें नहीं पाई जा रही है, सांपों में पलकें नहीं पाई जाती। इनका जो कार्य है, पलकों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, बरोनिया। आगे वाली लाइन में लिखेंगे पलकों पर क्या पाए जाते हैं, बाल, पलकों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें बरोनिया कहते हैं, बरोनिया, जिन्हें बरोनिया कहते हैं। पलकों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें बरोनिया कहते हैं। इनका कार्य क्या है कि ये धूल मिट्टी के कणों को आंखों में जाने से रोकते हैं। इनका कार्य क्या है, ये धूल मिट्टी के कणों को, ये धूल मिट्टी के कणों को आंखों में जाने से रोकते हैं। धूल मिट्टी के कणों को आंखों में जाने से रोकते हैं। तो ये लिख लें, इसमें कहीं रह गया तो फिर आगे देखते हैं हम आपकी संरचना बना करके जो चित्र बनाते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये देख लें, ये जो सामान्य जानकारी हमने देख रहे हैं आंखों में कि मानव की जो आंखें सरल आंखें होती हैं, सरल आंखें जिस गोलक में स्थित होती है उसे नेत्र गोलक कहते हैं। सामान्य नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी बताया गया है। और फिर आंखों पर दो पलकें पाई जाती हैं, ऊपरी पलक गतिशील, निचली पलक स्थिर होती है। सांपों में पलकें नहीं होती हैं। पलकों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें ब्रोनिया कहते हैं, और ये ब्रोनिया का कार्य करते हैं, धूल मिट्टी के कणों को आंखों में प्रवेश करने से रोकते हैं। अब देखते हैं मानव की जो आंख है उसके बारे में। चित्र बनाएंगे आप भी साथ ही साथ। ये सबसे बाहर की परत है। मानव की जो नेत्र है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर है वो होता है दृढ़ पटल, क्या कहते हैं इसको, दृढ़ पटल, या इसको बोलते हैं श्वेत पटल, या इसको बोलते हैं स्क्लेरोइड, स्क्लेरोइड। फिर ये सबसे बाहरी परत है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी अंदर वाली दूसरे जो स्तर है इसका, वो ये इसका दूसरा स्तर है, ये इसका दूसरा स्तर है। और इस जो दूसरा स्तर है उसको क्या बोलते हैं, रक्त पटल या कोरोइड। इसको क्या कहते हैं, रक्त पटल या कोरोइड, रक्त पटल या कोरोइड कहते हैं हम इसको। और उसके बाद में तीसरा पटल है जो इसमें तीसरा, ये तीसरा पटल है इसका,
जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं हम इसको। उसके बाद में पक्षमादी पेशियां होती हैं, उन पक्षमादी पेशियों के द्वारा यहाँ पर ये पक्षमादी पेशियां पाई जाती हैं और पक्षमादी पेशियों के द्वारा यहाँ पर ये नेत्र लेंस होता है जो उत्तल होता है। तो ये क्या है यहाँ पर? पक्षमादी पेशियां। और ये क्या है? लेंस। क्या है ये? लेंस। ये क्या है? लेंस। फिर ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। और उसके बाद में यहाँ पर इसकी आइरिस, यहाँ पर जो दो संरचनाएं होते हैं ऐसे आइरिस, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस जो क्या कार्य करती हैं? नेत्र जो है उसमें प्रकाश जो है उसको प्रवेश करने का, को नियंत्रित करने का कार्य करती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं हम पीत बिंदु। क्या कहते हैं उसको? पीत बिंदु कहते हैं। और जैसे एक होता है यहाँ पर ओविया सेंट्रोसिस, फोविया सेंट्रोसिस। और फिर यहां से ही क्या निकलती हैं? द्रव तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? द्रव तंत्रिकाएं। इनको बोलते हैं हम यहाँ पर द्रव तंत्रिकाएं। और एक होता है क्या? ये जहां पर ऐसा बिंदु जिसको बोलते हैं हम अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध। ये कैसी संरचना है? मानव नेत्र। फिर इसमें दो प्रकार के तरल होते हैं। एक तो होता है रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का द्रव, जिसको बोलते हैं हम काचाभ द्रव। क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव या काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव कहते हैं इसको। तो इसको नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, और एक होता है नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच। इस यहाँ पर जो तरल भरा होता है उस तरल को, ये जो तरल है वो तो काचाभ द्रव है, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो तरल भरा हुआ है उस तरल को बोलते हैं क्या? नेत्रोद या जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव। क्या कहते हैं उसको? जलीय द्रव कहते हैं। तो अभी ये जो हमारा चित्र है उस चित्र को बनाए आप, उसके बाद में हम आगे इसका जो वर्णन है वो करते हैं कि ये किस प्रकार से क्या क्या कार्य करता है। तो ये मानव नेत्र की क्या है? संरचना है। मानव नेत्र की संरचना बना लिया। तो हम आगे देखते हैं इसमें कि ये किस प्रकार से मानव की जो आंखें उसमें 3 परतें पाई जाती हैं और ये परतें किस प्रकार से क्या क्या कार्य करती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो आगे इन 3 परतों के बारे में पढ़ेंगे हम। जो 3 परत हैं इसमें दृढ़ पटल है, रक्त पटल है और दृष्टि पटल है। देखो आगे देखते हैं। मानव की आंखों पर 3 परतें पाई जाती हैं। मानव की
आंखों पर 3 परतें पाई जाती है। मानव की आंखों पर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो 3 परतें हैं उसमें सबसे नंबर 1 पहली परत कौन सी थी? दृढ़ पटल, या जिसको हमने नाम दिया था श्वेत पटल। श्वेत पटल, दृढ़ पटल या श्वेत पटल, ये है हमारा दृढ़ पटल या श्वेत पटल। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये है सबसे बाहरी आघात, मतलब ये परत है वो बाहरी आघातों से आंतरिक भागों की रक्षा करती है। और ये परत कैसी है? अपारदर्शक। मतलब इसका कार्य क्या है? सबसे बाहर की है तो आंख की क्या करती है? बाह्य आघातों से, बाह्य आघातों से आंख के आंतरिक भागों की क्या करती है? रक्षा या सुरक्षा करती है। फिर इसमें ये जो परत है, एक चीज और कि ये जो परत है वो क्या होती है? अपारदर्शक। क्या है? अपारदर्शक होती है ये जो परत है। देखेंगे इसमें यह परत अपारदर्शक होती है। अपारदर्शक होती है, लेकिन यही जो परत है वो क्या बनाती है? एक उभार बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? कोर्निया। श्वेत पटली जो है वो बाहर की ओर, यहाँ पर आकर के हमने आंख की संरचना देखी थी ना, उसमें ये जो थी और ये यहाँ पर ऐसा उभार बना रही थी ऐसे। तो ये जो उभार है उसको कोर्निया कहा। तो ये उभार कोर्निया है और ये कैसा है? पारदर्शक। कैसा है? पारदर्शक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि श्वेत पटल बाहर की तरफ एक उभार बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? कोर्निया कहा जाता है। तो हम यहाँ पर अब कोर्निया के बारे में पढ़ते हैं। इसी का भाग है कोर्निया, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोर्निया के बारे में पढ़ते हैं। तो सब पॉइंट डालें कोर्निया, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। कोर्निया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस कोर्निया में लिखें श्वेत पटल बाहर की तरफ, श्वेत पटल बाहर की तरफ एक उभार बनाती है, बाहर की तरफ एक उभार बनाती है। श्वेत पटल बाहर की तरफ एक उभार बनाती है जिसे कोर्निया कहते हैं, जिसे कोर्निया कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, कोर्निया से कोई रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी होती है। एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा भाग है जहां पर रक्त संचरण नहीं होता है, वो है कोर्निया। तो इसमें लिखेंगे आगे लाइन में क्या कि कोर्निया से कोई रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी रहती। कोर्निया से कोई रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी होती। कोर्निया से कोई रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी होती। कोई भी रक्त वाहिनी है वो कोर्निया से जुड़ी हुई नहीं होती है। कोई भी रक्त वाहिनी है वो कोर्निया से जुड़ी हुई नहीं होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जहां रक्त की सप्लाई नहीं होती है, पूछा जा सकता है। तो इसमें ये लाइन भी लिखें इंपॉर्टेंट, शरीर का एकमात्र अंग, शरीर का क्या है? एकमात्र अंग, शरीर का एकमात्र अंग जहां रक्त की सप्लाई नहीं होती है, रक्त की सप्लाई
नहीं होती है, मतलब जहां रक्त की सप्लाई नहीं होती है वो हमारे शरीर का एकमात्र अंग है कौन? कॉर्निया, जहां पर रक्त की सप्लाई नहीं होती। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की दर है वो सबसे ज्यादा है कि कॉर्निया हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो इसका आंसर होता है कॉर्निया। तो ये चीज लिख लें, नेत्रदान के समय नेत्र दान के समय आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेत्रदान के समय आंख का कॉर्निया जो भाग है वो दान किया जाता है। नेत्रदान के समय आंख का कॉर्निया भाग है वो दान किया जाता है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी कंपटीशन एग्जामों में, कि नेत्रदान के समय आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है, तो आंसर आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट है उसकी दर जो है वो सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त होता नहीं है, इसलिए मिलान करने की जरूरत नहीं। और ना हम अन्य अंग जो भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, प्रत्यारोपण करवाते हैं, तो उसमें उनके रक्त समूह की जांच की जाती है, वो निकट संबंधी है या नहीं है, इसकी जांच करवाई जाती है। लेकिन हमें जब कॉर्निया या नेत्रदान करते हैं या इसका ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो ज्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां या रक्त संचार नहीं होता है। तो ये भी लाइन लिखें, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की दर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की दर सर्वाधिक होती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की दर सर्वाधिक होती है, या सफलता जो है वो सर्वाधिक होती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सफलता की दर जो है वो सर्वाधिक होती है। ये हमारा कॉर्निया हो गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं हमारा दूसरा जो पटल है वो देखते हैं कौन सा? रक्त पटल। कौन सा देखते हैं? रक्त पटल। देखो दूसरा भाग था इसका क्या? रक्त पटल। रक्त पटल क्या देखते हैं हम? रक्त पटल देखते हैं। ये श्वेत पटल के निचली परत है वो रक्त पटल कहलाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? श्वेत पटल के निचली परत, श्वेत पटल के निचली परत रक्त पटल कहलाती है। श्वेत पटल के निचली परत है वो रक्त पटल कहलाती है। फिर रक्त पटल आंखों को रक्त सप्लाई करने का कार्य करता है, नाम ये। तो ये क्या कार्य करेगा? आंखों को, आप इसे लिखेंगे रक्त पटल आंखों को रक्त सप्लाई का कार्य करता है। कार्य करता है, आंखों को क्या करता है? ये रक्त सप्लाई का कार्य करता है। फिर रक्त पटल में ही रक्त पटल में मिलेनिन के कण पाए जाते हैं। रक्त पटल में किसके कण पाए जाते हैं? मिलेनिन के कण पाए जाते हैं जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। मिलेनिन के कण पाए जाते हैं जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। ये जो रक्त पटल है उसमें मिलेनिन कण होते हैं जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। कि जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य की काली आंखें, बिल्ली की भूरी आंखें और खरगोश की कैसी होती हैं? लाल आंखें। तो इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य की काली आंखें
सामान्य काली होती है, भूरी नीली ये भी होती है, लेकिन वो उनके आनुवंशिकता पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि सामान्य मनुष्य की आंखें कैसे बताइए, काली आंखें, बिल्ली की भूरी आंखें, बिल्ली की भूरी आंखें, और खरगोश की कैसी होती है आंखें, लाल। खरगोश की लाल आंखें, खरगोश की लाल आंखें। तो ये जो आंखों का रंग है, लाल, भूरा, काला, नीला, ये जो आंखों का रंग होता है वो किसके कारण होता है, इस नीले नील वर्ण के कारण, जो किसमें पाया जाता है, रक्त पटल में पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि आंखों के रंग का निर्धारण आंखों की किस प्रकार से किया जाता है। तो उसको हम आंसर करेंगे कि रक्त पटल में पाए जाने वाले नीले नील वर्णकों के कारण आंखों की रंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है दृष्टि पटल, तीसरा पॉइंट है हमारा कौन सा, दृष्टि पटल, वो देखते हैं हम। इनको लिखते रहना लाइन टू लाइन, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी कोई भी जो एग्जाम है, सामान्य जनरल साइंस या कंपटीशन एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, तो इनमें आप साइंस के जो प्रश्न हैं वो इनसे बात नहीं होंगे। लगभग जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम निकालते हुए चल रहे हैं आपको, और जो कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये टॉपिक, लेकिन अन्य भी कोई स्टूडेंट इसको देखें तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जनरल साइंस आती है उसमें सामान्य यहीं से प्रश्न आते हैं। तो अब हमारा अगला आता है दृष्टि पटल, तीसरा दृष्टि पटल, या जिसको कहते हैं हम रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। तो ये हेडिंग डालेंगे दृष्टि पटल या रेटिना। इसमें क्या लिखेंगे, यह है सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है, यह है सबसे आंतरिक परत, मतलब सबसे अंदर वाली परत है, ये सबसे आंतरिक परत है। फिर हम लिखेंगे रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये भी पूछा जा सकता है, मानव के नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक, लिखना रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अभी यहां से किसी को ये दिख रहा हो या ऐसा हो रहा हो कि रेटिना पर वास्तविक उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें तो कोई वस्तु उल्टी नहीं दिखती, जैसे ऐसे कोई सीधा खड़ा तो उल्टा दिखता है, नहीं दिखता है, सीधा ही दिखता है। तो उसका कारण वो कौन करता है, मस्तिष्क जाकर करता है उनको, लेकिन प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है तो वो तो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु। तो आप लिख सकते लो ये कि रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे पीत बिंदु कहते हैं, उसे पीत बिंदु, उसे पीत बिंदु कहते हैं, उसे पीत बिंदु कहते हैं, उसे पीत बिंदु कहते हैं। फिर रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता उसे अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता उसे अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। फिर रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 सलाखा, सलाखा जिसको बोलते हैं रॉड्स, RODAS, रॉड्स। और दूसरे नंबर पर आती हैं शंकु,
दूसरे नंबर पर कौन सी है? शंकु, जिसको बोलते हैं कॉन्स, CONS। तो ये रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया, जो आंख की सामान्य संरचना पढ़ ली, और आंख की सामान्य संरचना की जो तीनों स्तर हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे ये जो शलाका और जो शंकु हैं उनके बारे में, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके अंतर पढ़ेंगे हम शलाका और शंकुओं के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।